Welcome class 11th in today's history class. Students, as you know, in our history class we have started theme second writing and city life, and we are learning about world's earliest civilization, Mesopotamian civilization. एंड अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने मेसोपोटामिया के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है. मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेसोपोटामियन अर्बन टाउन्स. देन हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे गुड्स सिटीज़ में मूवमेंट कराए जाते थे, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता था. डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह का राइटिंग सिस्टम था मेसोपोटामिया में, जो टाइम के साथ साथ डेवलप भी होता गया. यूजेस ऑफ राइटिंग भी हम लोगों ने पढ़ा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया पढ़ा, जहाँ पर हमने टेम्पल्स और किंग्स के बीच का रिलेशन को भी समझा. एंड आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द सिटीज़. सिटीज़ में लोगों की लाइफ क्या थी मेसोपोटामिया में. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक देखा था कि सिटीज़ की लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी, जहाँ हम लोगों ने देखा कि जो रिचर सेक्शन था हमारी सोसाइटी का, चाहे वो रूलिंग एलाइट था, है ना, हमारे जो रूलर्स या किंग्स थे उस टाइम पर, और या फिर जो रिच मेंबर्स थे हमारी सोसाइटी के, वो बहुत ज़्यादा वेल्थ शेयर अपने पास रखते थे. मतलब एक उनके पास इनॉर्मस अमाउंट में ये सारी चीज़ें होती थी, जिसका प्रूफ ये मिलता है कि जब ये इनकी डेथ हो जाती थी, कुछ रिच सेक्शंस के रूलिंग एलाइट्स के जो ब्यूरियल्स मिले हैं हमको, उनको देख के पता चलता है कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें थी, जो वेल्थ था वो उनके साथ ही दफना दिया जाता था. ठीक है. तो जैसे कुछ ऐसे हमारे पास ब्यूरियल्स मिले जिनमें ज्वेलरीज, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और लेपिस लजूली जैसे बहुत सारे जो प्रीसियस स्टोन्स थे, कई सारे गोल्ड के मटेरियल्स भी देखने को मिले हैं. उनके साथ वो दफना दिए जाते थे उर में, जो हमारा सिटी था, मेसोपोटामिया का पॉपुलर सिटी था उर. ठीक है. तो इससे ये पता चलता है कि कई कई सारी बातें इससे पता चलती हैं. जैसे हम ये मान सकते हैं कि उस समय लोगों को के ये मान्यता थी, ये लोग ये मानते थे कि मरने वाले लोगों के साथ उनकी फेवरेट चीज़ें या उनके वेल्थ को भी साथ में रख देना चाहिए, ताकि वो अपने वेल्थ के साथ ही वहाँ पर रहें, या अगर वो कहीं और उनकी सोल जाती है, वो कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो अपने वेल्थ के साथ जाएंगे, अपने जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है जो ले जाने लायक होगी वो उसके साथ जाएंगे. और साथ ही साथ ये वो ब्यूरियल्स में इस तरह की प्रीसियस चीज़ें मिलने का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसकी भी वहाँ पर जिसे भी दफनाया गया था वो रिच सोसाइटी का था, और उसके पास इन तरह की चीज़ें होती थी. तो ये तो रिच सेक्शंस के ब्यूरियल्स के साथ हमको ऐसी चीज़ें मिली हैं. लेकिन ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ कैसी थी सिटी के अंदर, अब हमको वो देखना है. ठीक है. तो ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स थे उस टाइम पर हमारे मेसोपोटामिया के उर में, जिसको हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली के बहुत ज़्यादा मान्यताएं थी. लोग जो रहते थे वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते थे, या है ना. न्यूक्लियर फैमिली क्या? अ न्यूक्लियर फैमिली कंप्राइजेस अ मैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ज़्यादातर जो लोग थे वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते थे, मतलब पूरी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे. फिर भी कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं जहाँ पर जो सन होता था वो अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, यानी अपने फादर और मदर के साथ रहता है था. और इस तरह के फैमिलीज़ भी रहती थी जहाँ पर अगर वो साथ में रह रहे हैं तो जो फादर होता था वो हेड ऑफ़ द फैमिली होता था. ठीक है. तो ऐसी फैमिलीज़ थी उस टाइम पर. देन मैरिज सिस्टम के बारे में, मैरिज प्रोसेस के बारे में हम लोगों को मेसोपोटामिया के बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पर कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर जैसे मैरिजेस होते थे तो उसमें अगर कोई विलिंग है पर्सन जो चाहता है शादी करना किसी पर्सन के साथ, तो उसके पेरेंट्स वो जाते थे और मैरिज की बात करते थे, जहाँ पर गिफ्ट का भी एक्सचेंज किया जाता था ग्रूम की फैमिली और ब्राइड की फैमिली के साथ.
तो जैसे आज के प्रेजेंट टाइम पे भी हम लोग गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते हैं, तो उस टाइम पर बोथ पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज होता था गिफ्ट्स का। फिर वो सारी चीज़ें क्या करते थे, वो टेंपल में भी ऑफरिंग करते थे, जैसे प्रसाद चढ़ाना, पूजा पाठ करना। वो करने के साथ साथ जो ये लोग खाने खाते थे, अच्छे अच्छे जो उस टाइम पर डिशेस बनते थे, उनको वो साथ में बैठ के खाते थे और उसको टेंपल में भी चढ़ाते थे। ठीक है। तो जब कोई लड़की जो ब्राइड अपने घर से आती थी, अपने फादर के घर से शादी करके अपने इन लॉज़ के घर में आ रही है, तो उस टाइम पर वो बहुत सारी चीज़ें अपने फादर के घर से लेकर आती थी। जैसे माना जाता था कि हाँ, उसका भी कुछ शेयर है फादर के वेल्थ में। तो जो लाने जैसी चीज़ें होती थी वो अपने साथ लाती थी, जबकि फादर का हाउस, हर्ट्स, फील्ड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें कौन करता था, ये सारी चीज़ें सन को मिल जाती थी, उस फादर के बेटे को। और बेटियां दूसरे तरह के वेल्थ, जैसे गोल्ड वगैरह हो गए, और कुछ गोल्ड के ज्वेलरीज हो गए, बर्तन हो गए, ऐसी चीज़ें वो अपने साथ लेकर आती थी। क्लियर। तो अब सिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि उर जो हमारा था, वहाँ पर सिटीज़ कैसी थी उस टाइम पर। तो जो एक्सकवेशन हुआ है, जो खुदाई वगैरह हुई हैं, उनसे जो एविडेंस मिलता है, उससे पता चलता है कि जो ऑर्डिनरी हाउसेस थे, मतलब कॉमन सिटीजन के जो हाउसेस थे, वो 1930 के आसपास ये चीज़ें की गई, खोली गई। तो वहाँ पाया गया कि नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं थी, रोड्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं थे, नैरो नैरो थे, बहुत पतली पतली संकरी सड़कें जिनको हम कह सकते हैं, वो थी। जिससे जो व्हील्स कार्ट होंगे, जैसे हमारे एनिमल्स के ऊपर हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर, कि एनिमल्स के ऊपर लोडिंग करके भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था गुड्स को, एक जगह से दूसरी जगह तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, है ना, मार्केट प्लेस तक ले जाते थे। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो हमारा लिविंग एरिया होता था, यानी वो जो बस्ती होती है, वो वहाँ पर जो स्ट्रीट्स थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, जिससे व्हील्ड कार्ट आसानी से अंदर हर घर के पास तक नहीं पहुँच सकता था। ठीक है। सैक ऑफ ग्रेन्स एंड फायरवुड वुड हैव अराइव्ड ऑन डंकी बैक। तो घर तक पहुंचाना होता था अगर किसी भी चीज़ को, चाहे वो ग्रेन का सैक हो, बोरा भर के अनाज आ रहा हो, लकड़ियां आ रही हों, या जो भी उनके डेली कंजप्शन की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें होती थी, उनको डंकी के बैक पर, गधे के ऊपर लाद कर, लोड करके, तब गलियों के अंदर से होकर घर तक पहुंचाया जाता था। और जबकि बड़ी गाड़ियां, यानी हमारे व्हील्ड कार्ट्स, घर घर तक नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है। तो जो नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी, ये इरेगुलर शेप्स के हाउस की वजह से होती थी, मतलब घरों का जो शेप और साइज़ था वो रेगुलर नहीं था। जैसे हम लोगों ने इंडस वैली के टाइम पर देखा है, पढ़ा है, तो वहाँ पर एक शेप और साइज़ के मैक्सिमम हाउसेस होते थे। तो जिससे क्या होती थी कि पूरी रोड एक बराबर होती थी, मतलब एक बराबर चौड़ी होगी। अगर वो एक साइड से जितनी चौड़ी है, तो उसके लास्ट साइड तक जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट उतनी ही रहती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अब घर, कुछ हाउसेस ऐसे होते थे जो थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर सड़क की तरफ, रोड की तरफ बढ़ा के बना दिए गए, जिससे आगे जाकर वो रोड थोड़ी सी कम चौड़ी हो जाती है, नैरो हो जाती थी। तो इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउसेस और प्लॉट्स की वजह से स्ट्रीट्स की ऐसी प्रॉब्लम थी, यानी जो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर टाउन प्लानिंग एब्सेंस था, है ना। बहुत अच्छे तरीके से टाउन की प्लानिंग नहीं करी गई थी, और बस ठीक ठाक तरीके से लोग घर बना रहे थे। ठीक है। स्ट्रीट पर ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन, यानी हमारे इंडस वैली में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड था, मतलब हर घर पाइप के थ्रू वहाँ से वाटर निकलता था, जो ड्रेन्स होते थे, और बाहर जाके नालियों में मिल जाते थे। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर स्ट्रीट ड्रेनिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान्ड नहीं था। यहाँ पर जो क्लेप की बनी हुई पाइप्स होती थी, ठीक है, वो इनर कोर्टयार्ड पर, यानी घर के अंदर आंगन में एक गड्ढे जैसा होता था, जैसे चैम्बर बनाते हैं, है ना, तो कुछ वैसा होता था, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करती थी। और घर का जो भी गंदा पानी होता था वो उसी चैम्बर के अंदर इकट्ठा होता रहता था। तो बारिश का पानी है, या फिर कुछ किसी और दूसरे तरह का जो वो ड्रेनिंग वाटर होता था, तो वो सब कुछ उसी में इकट्ठा होता रहता था। ठीक है। तो रोड पर बाहर की तरफ इस
पूरे ड्रेन को बाहर नहीं निकाला जाता था, तो हो सकता है उसके पीछे की वजह ये थी कि वो जो कच्ची सड़क थी बाहर की तरफ, उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी बारिश के टाइम पर ना, जब डाउनपोर होगा, बहुत हैवी रेनफॉल होगी, तो पूरा रोड क्या होगा, स्लसी हो जाएगा, चिपचिपी सी और कीचड़दार हो जाएगी स्ट्रीट। तो शायद उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए स्ट्रीट्स को साफ़ सुथरी रखने के उद्देश्य से इस तरह का काम किया जाता था। ठीक है। हाउस में निकलने वाला जो कचरा होता था, गंदगी होती थी, है ना, तो उसको बाहर ही फेंक दिया जाता था। तो रोड्स पर ऐसे हर घर के लोग ऐसे बाहर ही उसको डाल देते थे, जिससे क्या हो रहा था कि जो रोड का की हाइट थी, यानी रोड का जो लेवल था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, है। तो वो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रीट लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे घर की जो दहलीज होती है ना, थ्रेशोल्ड्स ऑफ हाउसेस, वो भी धीरे धीरे रेज्ड होते जाते थे ऊपर की तरफ किया, उसे भी उठाते जाते थे, ताकि रेन का वाटर जो है वो रोड से होकर घर के अंदर एंटर ना कर पाए। क्लियर। और हाउसेस जो उस टाइम पर होते थे, तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी लाइट्स और हवा के अंदर एंटर करने के लिए, विंडोज़ बहुत ज़्यादा नहीं बनाए जाते थे, और कई कई बार पाया गया कि विंडोज़ घर में है ही नहीं। तो जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है या हवा आ रहा है, वो कॉर्टयार्ड में ऊपर से आंगन, जो घर में बीच में सेंटर में आंगन होता था और चारों तरफ रूम्स होते थे, तो ऊपर से आने वाली हवा और रोशनी, लाइट से ही उनका काम चलता था। इसके अलावा जो लाइट आती थी वो डोर से आती थी, ठीक है, तो विंडो जैसा कुछ भी नहीं था। तो कई बार ये माना जाता है कि फैमिलीज़ को प्राइवेसी देने के लिए विंडोज़ नहीं बनाए जाते थे, कि वो बाहर की तरफ ओपन होगा, घर के बाहर से लोग देख सकते हैं, है ना। लोग चाहते नहीं थे कि हमारे घर के अंदर कोई देखे, तो वो अपनी फैमिलीज़ को इस तरह से प्राइवेसी देने के लिए विंडोज़ नहीं बनाते थे, ऐसा माना जाता है। ओमेन प्लेस से मिलने वाला एक टैबलेट है, जो कि हमको बहुत सारी चीज़ें बताता है उस टाइम के फैमिलीज़ के बारे में भी। उस समय कुछ सुपरस्टिशंस भी चलते थे, यानी अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा माना जाता था, जिसके रिकॉर्ड्स हमको उन टैबलेट से मिले हैं। ऐसा माना जाता था कि अगर रेज्ड थ्रेशोल्ड्स होंगे घरों में, यानी कि वो जो घर की दहलीज़ होती है वो थोड़ी सी अगर ऊंची होगी, तो वो घर में वेल्थ लाएगी, संपत्ति, संपदा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। तो ऐसा उनकी मान्यता थी, इसीलिए ज़्यादातर घरों की जो दहलीज़ होती थी वो ऊंची बनाई जाती थी। वो ये भी मानते थे कि घर का जो फ्रंट डोर है, वो जिस समय भी खुल रहा है, जहाँ पर भी खुल रहा है, तो उसके जस्ट सामने, उसके ठीक सामने दूसरा किसी रूम की डोर ना हो, यानी एक डोर के सामने दूसरा डोर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लकी नहीं होगा, और एक डोर अगर खुल रहा है तो सामने दूसरा डोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उनका अंधविश्वास था या उनकी मान्यता थी। ऐसा ये भी माना जाता था कि जो वुडन डोर है घर का, ठीक है, वो आउटवर्ड ना खुले, यानी बाहर की तरफ ना खुले, घर के अंदर खुले। यानी कि जैसे गेट्स वगैरह होते हैं, हम लोगों ने भी देखा हुआ है, जो घर के बाहर की तरफ खुल रहा है ना। तो वो मानते थे कि घर के अंदर की तरफ डोर्स खुलना चाहिए, और अगर बाहर खुल रहा है तो इससे क्या होगा कि जो वाइफ़ होगी घर की, यानी जो फीमेल पर्सन होगी, वो उससे हस्बैंड को बहुत टॉर्मेंट मिलेगा। टॉर्मेंट मीन्स होता है कि फ़िज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से जो हस्बैंड होगा वो परेशान रहेगा वाइफ़ की वजह से, ठीक है। यानी वाइफ़ उस घर में सुख और शांति उसकी वजह से ख़राब हो जाएगी, अगर घरों में इस तरह से बाहर की तरफ डोर खुल रहे हैं तो ये उनका अंधविश्वास था उस टाइम का, ठीक है। और उस टाइम पे टाउन्स में, और हम अगर देखते हैं तो वहाँ पर टाउन सिमेंट्री था। टाउन सिमेंट्री मीन्स कब्रिस्तान, जहाँ पर लोगों को मरने के बाद आ, दफना दिया जाता था। तो वो एक लार्ज एरिया था जहाँ पर लोगों को इस तरह से दफनाया जाता था। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं जिससे देखा गया है कि ऐसे प्लेसेस पे जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, यानी जो वेल्दी फैमिलीज़ थी, क्योंकि उनको जब खुदाई करके देखा जाता है तो सभी जो भी अवशेष मिल रहे हैं, जो भी रिमेन्स मिल रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ वेल्दी चीज़ें भी मिल रही हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर जैसी कुछ चीज़ें भी मिल रही हैं, प्रीशियस स्टोन्स के भी एविडेंसेस देखने को मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर रिच मेंबर्स
सोसाइटी के रिच मेंबर्स को या रॉयल फैमिली को, रूलिंग एलाइट्स जो थे उन लोगों को दफनाया जाता था। जबकि कॉमन सिटीजन्स के जो हमको मिले हैं एविडेंसेस, वो मिले हैं कि कई बार वो उन्हें ऑर्डनरी हाउसेस के अंदर ही दफना दिया जाता था, घर के अंदर ही, आंगन में, या घर के अंदर ही किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, रूम के अंदर। ठीक है, तो यानी उस टाइम पर मरने के बाद की जो प्रथा थी वो क्या थी, उनको दफनाने का सिस्टम चलता था। और रॉयल फैमिली रिच मेंबर्स के साथ उनके फेवरेट चीज़ें या उनकी जो भी संपत्ति होती थी, जो भी दफनाया जा सकता था उनके साथ, उसको डाला जाता था। और जबकि जो हमारे कॉमन इंडिविजुअल्स थे, कॉमनर्स थे, उन लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं थी और उनको उनके ऑर्डिनरी हाउसेस के फ्लोर के अंदर ही दफना दिया जाता था। तो इस तरह से उस टाइम पर सिटी की लाइफ थी। क्लियर? तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि लाइफ इन द सिटी कैसी थी उस टाइम पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, जहाँ पर हम लोगों ने उनके मैरिज सेरेमनी, फैमिली का जो भी स्ट्रक्चर होता था वो, हमने उनके टाउन प्लानिंग के बारे में भी पढ़ लिया, और उनको किस तरीके से अंधविश्वास होते थे या उनकी मान्यताएं और बिलीफ सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा। In homework, you have to frame at least 15 very short answer type questions and send it in your class group. Okay. Now in our next class, I will tell you about trading town in a pastoral zone. Till then, take care and have a nice day.